नमस्कार दोस्तों, फाइनली बांग्लादेश को अब नया प्रधानमंत्री मिल गया है। तो क्या बांग्लादेश की जनता को ऐसा लग रहा है कि उनके काले दिन एक बार फिर से लौट आए हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब तो नए प्रधानमंत्री मिले हैं ना, तो नए अच्छे दिन आने वाले हैं। बल्कि बांग्लादेश को प्रधानमंत्री के रूप में एक ऐसा शख्स मिला है जिसके ऊपर पहले से ही आतंकवादी होने का टैग लगा हुआ है। पहले से ही भ्रष्टाचार के कई प्रकार के आरोप लगे हुए हैं और यहाँ तक कि एक बार अमेरिका तक ने इस व्यक्ति को लेकर टिप्पणी करी थी कि ये केवल 10% मिनिस्टर हैं। और 10% मिनिस्टर क्यों कहा था, उसकी कहानी भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये वही शख्स है जिसने एक समय भारत को बुरी तरीके से परेशान किया, भारत के अंदर हथियारों से भरे हुए ट्रक घुसाने की कोशिश करी, यहाँ तक कि पूरे भारत के अंदर बम ब्लास्ट हो, इस प्रकार का षड्यंत्र तक रचा था। यह वही शख्स है जिसने भारत से असम राज्य को काटने का षड्यंत्र रचा था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये जब पर्दे के पीछे था तो कई प्रकार के कारनामे इसने किए, और अब ये खुले तौर पर बांग्लादेश की राजगद्दी पर आकर बैठा है तो किस प्रकार के कारनामे करने वाला है। क्योंकि आज से लगभग 15-20 दिन पहले के वीडियो में मैंने कहा था कि आज भारत केवल पाकिस्तान की वजह से परेशान है, वो दिन दूर नहीं है कि भारत बांग्लादेश से भी परेशान होगा, और अब वो दिन दिखाई देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का ये पर्दे के पीछे का किंग कहलाता आया है और कैसे कैसे इसने कारनामे किए थे, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद आप क्या सोचते हो बांग्लादेश की राजनीति को लेकर, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है यही है बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री और इसका नाम है तारिक रहमान। तारिक रहमान वो शख्स हैं जो 17 साल से बांग्लादेश के अंदर नहीं रह रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से इसको निर्वासित कर दिया गया था। कई प्रकार के आरोप इसके ऊपर लगे हुए थे और ये 17 साल से लंदन के अंदर रह रहा था। अभी बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होता है, बड़ी हलचल मस्ती है, फायदा उठाते हुए लंदन से लौट आए भाई साहब। कब आए हैं? दिसंबर 2025 के अंदर। दिसंबर 2025 के अंदर ये बांग्लादेश में एंट्री करते हैं। खालिदा जिया की मौत होती है और उसके बाद जनवरी और फरवरी में आते आते यानी कि 12 फरवरी को चुनाव होते हैं और बांग्लादेश का नया प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुन लिया जाता है। अब ये कौन सी पार्टी से आते हैं? तो ये आते हैं बीएनपी पार्टी। बीएनपी पार्टी वो पार्टी जिसकी एक टाइम में प्रमुख हुआ करती थी खालिदा जिया, यानी कि बीएनपी से ही खालिदा जिया कई बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में भी चुनी गई और बांग्लादेश के लिए चुनाव भी लड़े थे। यानी खालिदा जिया का बेटा ही कौन है? तारिक रहमान। अब बांग्लादेश को एक ऐसा शख्स प्रधानमंत्री के रूप में मिला है जिसके पिताजी राष्ट्रपति रह चुके हैं और इनकी माताजी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और अब ये खुद भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब इनको कितना वोट यहाँ पर मिला है? तो 72,699 वोट इनको मिले हैं, और इनके जो सामने वाली पार्टी है उनको कितने वोट मिले हैं? तो 68,300 के आसपास उन्हें वोट मिले हैं। और कौन सी पार्टी है वो? तो जमात इस्लामिक पार्टी है। जमात इस्लामिक पार्टी वो पार्टी है, जब बांग्लादेश का निर्माण किया जा रहा था तो बड़ा इसने विरोध किया था और बोला था कि हम तो पाकिस्तान के समर्थन में हैं, बांग्लादेश के समर्थन में नहीं है। और आज जब बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो जमात इस्लामिक सबसे पहले सामने खड़ी नजर आ रही है कि हम तो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हम तो बांग्लादेश का भला चाहते हैं, हम तो भारत का भी भला चाहते हैं। इस प्रकार की नारेबाजी तक इन्होंने करी थी, पर फिर भी इनकी हवा पूरी तरीके से निकल गई और तारिक रहमान यहाँ पर चुनाव जीतकर आ जाता है और 30-35 साल बाद अब पुरुष प्रधानमंत्री बांग्लादेश को मिल जाता है। अब कहानी की शुरुआत करने से पहले आप जरा देख लीजिए कि बांग्लादेश भारत के किस तरफ पड़ता है। ये आपको दिखाई दे रहा है भारत का नक्शा, और भारत के मैप में आपको रेड कलर का इलाका दिखाई दे रहा होगा। उसी रेड इलाके को जूम करें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जो कि बांग्लादेश का नक्शा है। यानी हम जब भी भारत का नक्शा खरीदते हैं, फ्री फोकट में जिन जिन देशों का नक्शा मिलता है उनमें से एक आता है छुटकू सा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की राजनीति की शुरुआत होती है, यहीं से सबसे पहले कहानी में मोड़ आता है।
यहाँ से शुरुआत होती है 50 साल पहले, यानी कि 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और बांग्लादेश का निर्माण करने के पीछे भी अगर सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही है तो वो भारत की रही है, क्योंकि अगर भारत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो पाकिस्तान वाले तुम्हें कभी नहीं छोड़ रहे होते और आज भी तुम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ही कहला रहे होते। पर खैर वो भूल गए हैं और इसी वजह से आज बांग्लादेश की जनता और बांग्लादेश की सरकार भारत तक को आंख दिखाने में लगी हुई है। अब देखिए 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण होता है और निर्माण होने के कुछ समय बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा उछाल आता है कि अब नए प्रकार के राजनेता का चुनाव होना है। उस समय सबसे बड़े दो चेहरे सामने निकल के आते हैं। पहला चेहरा होता है शेख हसीना का और दूसरा होता है खालिदा जिया का। शेख हसीना वो चेहरा है जिसने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है, भारत के सपोर्ट में ही हमेशा अपने प्रवचन कहे हैं, यानी कि भाषण दिए हैं। और जितनी भी जनता बांग्लादेश के अंदर रहती है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सबको एक समान रखने का इसने काम किया है। वही बारी आती है शेख हसीना की, माफ कीजिएगा, खालिदा जिया की। तो खालिदा जिया ने हमेशा भारत विरोधी ताकतों को, नैरेटिव को बढ़ाने का काम किया, पाकिस्तान का सपोर्ट किया और बांग्लादेश के अंदर केवल कट्टरता के साथ में इस्लामिकता को बढ़ाने की कोशिश करी। दूसरी जातियां जाओ भाड़ में, इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो दो प्रकार की राजनीति की यहाँ पर शुरुआत होती है। जब राजनीति चरम पर पहुंचती है तो बांग्लादेश के एक राष्ट्रपति जी चुन लिए जाते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति 1990 से लेकर 2001 में जो चुने जाते हैं उनका नाम होता है जियाउर रहमान, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आज के बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं तारिक रहमान उनके पिताजी हैं। यानी मैंने आपको बोला था वो जो शख्स आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी की औलाद हैं वो ही क्या है, आज यहाँ पर प्रधानमंत्री बन रहा है। तो तारिक रहमान के पिताजी जियाउर रहमान क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति। और उस समय यह पहली बार राजनीति में एक्टिव होता है, खुले तरीके से नहीं, पर्दे के पीछे। यानी कि पिताजी राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति जो बोलता है वही होगा पूरे बांग्लादेश के अंदर। तो इन्होंने बोला कि भाई पिताजी, मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन दूंगा केवल आपको वही करना है। कौन से नेता का कहाँ तबादला करना है मैं डिसाइड करूंगा, कौन से छात्र संगठनों को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे एक्टिव करना है, वो मैं ही कहूंगा। यानी कि पूरे बांग्लादेश को यह पता चलने लगा था कि ये जो हमारे सामने जियाउर रहमान दिखाई दे रहे हैं वो केवल डमी मात्र हैं, असली प्लानिंग तो घर में बैठकर होती है और वो कौन करता है, तारिक रहमान करता है। और इसी वजह से बांग्लादेश की जनता ने पहली बार इसे एक नाम दिया था, पर्दे के पीछे का खिलाड़ी, पर्दे के पीछे का किंग। समय बीता और अब एक और सत्ता में मजबूती आने वाली थी, क्योंकि पिताजी राष्ट्रपति हैं और माता चुनाव में शामिल होती हैं और जब चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव जीत भी जाती हैं। 2001 से लेकर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन बन जाती है, खालिदा जिया। अब यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया होगा कि खालिदा जिया केवल पर्दे के सामने है, पर्दे के पीछे और अलग कहानी होने वाली है। जैसे ये चुनाव जीतती हैं और बांग्लादेश की पूरी बागडोर किसके हाथ में चली जाती है, इसी किंग के हाथों में चली जाती है, यानी कि तारिक रहमान के हाथों में। अब खुले तरीके से क्या हो रहा था, अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो खालिदा जिया से नहीं मिलना है, आपको कोई भी काम करवाना है तो प्रधानमंत्री आवास में आपको जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी बांग्लादेश के अंदर नेता हैं, जितने भी पुलिस वालों की पोस्टिंग करवानी है, जितने भी प्रकार के बिजनेसमैन हैं, किसी प्रकार का ठेका लेना है, किसकी हत्या हो गई है, कौन गुनहगार है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा, बांग्लादेश की राजनीति क्या चलेगी, इंटरनेशनल तरीके से क्या होगा, सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा था, केवल ये। यानी कि सब कुछ डिसाइड होता था हवा भवन के अंदर। यानी कि बांग्लादेश की जनता ने भी नाम दिया और इन भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया महल बनाया था जिसका नाम था हवा भवन। इसी हवा भवन से पूरे बांग्लादेश की बागडोर संभाली जाती थी और यहाँ से सब कुछ डिसाइड होने के बाद में फाइलें सीधी चली जाती थी प्रधानमंत्री ऑफिस के अंदर, जहाँ खालिदा जिया बैठकर केवल सिग्नेचर करने का काम करती थी। ऐसा बहुत लंबे तरीके से चलता रहा और बांग्लादेश की राजनीति में एक बहुत बड़ी उथल पुथल आना शुरू हो गई। 2005 के आते आते बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी बुरी तरीके से एक्टिव हो गए। यानी कि ये एक्टिवनेस 2002 के बाद से ही शुरू हो गई थी, पर 2005 में आते आते इन्होंने एक बहुत बड़ा बम धमाका कर दिया बांग्लादेश के अंदर। और उनका पूरी तरीके से सपोर्ट कौन कर रहा है, तारिक रहमान। यहाँ तक कि तारिक रहमान के सामने ये बात कही गई थी
कि हम भारत के अंदर भी इसी प्रकार का काम करने जा रहे हैं, आपको हमारा सपोर्ट करना होगा। और उसकी कहानी कई प्रकार की सामने निकल के आती है। कुछ में कहा जाता है कि तारिक रहमान ने उनका साथ नहीं दिया, और कुछ में कहा जाता है कि तारिक रहमान ने खुलकर साथ दिया, क्योंकि सत्ता में वही इकलौते थे और इसी वजह से पूरी सत्ता को उन्होंने संभाल रखा है। बांग्लादेश के अंदर तो एक्टिविटी हो ही रही है, और बांग्लादेश के रास्ते से कौन भारत के अंदर घुस सकता है, वो इस इंसान से नहीं छिप सकता है। तो इसने भारत विरोधी नैरेटिव को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और इसने भी कई प्रकार के स्टेटमेंट दिए थे, जिसमें कहा था हम भारत को, असम को अलग कर देंगे, यानी असम राज्य को पूरी तरीके से काट देंगे। और इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर अत्याचार बढ़ने लगे, और इसको एक नया नाम मिल गया, और नाम मिलता है डार्क प्रिंस। अब जरा देखिए, बांग्लादेश के अंदर तो नए प्रकार के अत्याचार चल ही रहे थे कि वो अत्याचार अब भारत तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। वो दिन था 1 अप्रैल 2004 का। 1 अप्रैल 2004 को बांग्लादेश के चट्टगांव के अंदर, ये जो आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश के 2 चिकन नेक हैं। एक होता है चिटगोंग, जिसे हम चट्टगांव कहते हैं, और दूसरा आता है श्रीरंगपुर। अब ये जो चट्टगांव है ना, यहाँ पर एक बंदरगाह होता है, और इसी बंदरगाह के यहाँ पर एक ट्रक आती है जिसके अंदर AK-47 होते हैं, बम धमाका करने वाले हथियार होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे हथियार जो एक सेना के पास में होने चाहिए, वो सारे हथियार एक ट्रक के अंदर भर दिए जाते हैं। और वो ट्रक आती कहाँ से है? पाकिस्तान और चाइना दोनों से होते हुए आती है, क्योंकि चाइना के हथियार भी उसके अंदर थे, पाकिस्तान के हथियार भी उसके अंदर शामिल थे। म्यांमार के रास्ते से होते हुए इनके पास में आती हैं, और यहाँ से ट्रक कहाँ निकल जाती है? ये निकल जाती है भारत की तरफ। और जब ये भारत की तरफ जा रही होती हैं, तो बांग्लादेश के जो कोस्ट गार्ड होते हैं और भारत के जो पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया, यानी कि जो आर्मी वगैरह थी उन्होंने उसको पकड़ लिया, और वो उनका प्लान वही फेल हो गया। बाद में जब छानबीन की गई, खालिदा जिया की सरकार गिरती है और शेख हसीना आती है सरकार में, जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि यह सब तारिक रहमान के नेतृत्व में हो रहा था। भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर बम धमाके कराने का प्लान इनकी तरफ से बनाया गया था, और इनकी हेल्प करने के लिए जो ग्रुप बैठे हुए थे वो हमारे इन्हीं 7 सिस्टर राज्यों के अंदर घुस चुके थे, जहां ये चाहते थे कि चिकन नेक के यहाँ पर बम धमाका हो, और यहाँ तक कि असम को अलग करने की बात यहाँ पर कर दी गई थी, जिसे लेकर भी यहाँ पर काम किया गया। बाद में बड़े बड़े लंबे चौड़े ऑपरेशन चले, जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों ने मिलकर ऑपरेशन किया, और फिर बाद में वो लोग जो पकड़ में आ जाते हैं बांग्लादेश के अंदर, कि इन लोगों के जरिए वो सारा सामान जो है कहाँ पहुंच रहा था? भारत के अंदर। तो वो बांग्लादेशी व्यक्ति जो इस प्रकार का प्लान बना रहे थे, उन व्यक्तियों को शेख हसीना भारत सरकार को सौंप देती है, और उसके बाद से ही, यानी कि 2004 के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे सुधरते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति भारत के खिलाफ नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसे शेख हसीना ने गिरफ्तार करके भारत भिजवाया था, और ये भारत के लिए पहली बार बहुत बड़ी बात होने जा रही थी। और ये कहानी सिर्फ देखने में बड़ी छोटी लग रही है कि 2004 में 1 अप्रैल 2004 के अंदर रात की 2 बजे एक ट्रक आई थी, जिसके अंदर हथियार भरे हुए थे, AK-47 और बम भरे हुए थे। जरा सोचिए, अगर ये इनके काम में कामयाब हो गए होते, भारत में घुस गए होते, तो 2004-5 के अंदर पूरे भारत में कितने बड़े बड़े बम धमाके हो सकते थे, शायद आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यहाँ तो इनको रोक दिया गया, पर 2004 के अंदर एक बड़ा धमाका, जिसके अंदर शेख हसीना बाल बाल बची थी, उसको नहीं रोक पाए थे। अब वो क्या था? तो वो दौर था 20 तारीख का, यानी कि 21 अगस्त, माफ कीजिएगा, 21 अगस्त 2004 का वो दिन था, जब खालिदा जिया जो हैं वो 2001 से लेकर 2006 तक प्रधानमंत्री के रूप में बैठी थी बांग्लादेश के अंदर, और शेख हसीना जो है वो विपक्ष की पार्टी में थी। तो शेख हसीना क्या कर रही थी? वो लगातार चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही थी। जब ये चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही थी, तो एक टाइम में ट्रक के ऊपर जाकर खड़ी होती हैं, और ये भाषण देना जैसे ही शुरू करती हैं, तो वहाँ ट्रक के आसपास कुछ ग्रेनेड को फेंक दिया जाता है, और वो फेंके जाते हैं तारिक रहमान के ही कुछ लोगों की तरफ से। जब फेंक दिया जाता है तो तुरंत वहां 20 लोगों की मौत हो जाती है, और 400 से भी ज्यादा लोग यहाँ बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। और अखबारों में खबर छपती है कि ये जो आपको दिखाई दे रही है शेख हसीना जिंदा है, वो केवल बाल बाल बची थी। अगर ग्रेनेड थोड़ा सा एक साइड और गिर जाता तो उस समय इनकी भी मौत हो सकती थी। तो ये इस प्रकार के धमाके इन्होंने कई बार वहां पर करवा दिए थे।
रही बात अमेरिका ने इनको 10% का मंत्री क्यों कहा था, तो उसका रीजन भी आप जरा सुनिए। ये आपको अमेरिका का फ्लैग दिखाई दे रहा होगा और ये आपको दिखाई दे रहा होगा तारिक रहमान जो कि नया प्रधानमंत्री बना है। अब 10% मंत्री यानी कि 10% मिनिस्टर क्यों कहा था अमेरिका ने कुछ फाइलों को जब चेक किया था और सार्वजनिक किया तो उनमें पता चला कि हर एक टेंडर जो बांग्लादेश के अंदर पास किया जा रहा है, जैसे कौन ट्रकें भी ले रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ठेका ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, जिसके अंदर अगर सरकार को परमिशन लेना है, सिग्नेचर करना है, तो उसने हर एक टेंडर को पास कराने के लिए अपना कमीशन फिक्स करवाया था। और ऐसा कमीशन कहते हुए अमेरिका ने इसको नाम दे दिया 10% मिनिस्टर, यानी कि हर एक से 10% क्या लेता था, ये 10% उनसे टैक्स, हम मान सकते हैं कि पार्टनरशिप ले लेता था कि भाई 10% तो हमें चाहिए, इस वजह से इसका नाम ये दे दिया गया था। अब आगे ये भी देखने को मिलेगा कि भाई क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका पहले से इसको जानता है, भारत भी इसको पहले से अच्छे से जानता है। हालांकि इसने जो अभी चुनाव लड़े हैं उसमें बांग्लादेश की जनता को बड़े नए नए प्रकार के चूरन चटाने का काम किया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ये चुनाव जीत कैसे गया। जब बांग्लादेश के ऊपर इतने अत्याचार किए थे, बम धमाके तक करवा दिए, बांग्लादेश की जनता इतनी दुखी हो गई कि हत्यारा अगर उसके पास में जाकर मिल रहा है, बोल रहा है कि भाई हवा भवन के अंदर हम आपके साथ में आकर खड़े हुए हैं, हमने ये गुनाह कर दिया है, हमें माफ कर दो, तो ये बचा भी लेता था। तो अब बांग्लादेश की जनता इतनी अंधी कैसे हो गई है कि इसको चुन लिया है। तो बांग्लादेश की जनता को क्या चूरन चटाया वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। अब उससे पहले आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश अब तक केवल भारत के समर्थन में चला करता था जब शेख हसीना थी। अभी तख्ता पलट हुआ उसके बाद यूनुस ने हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। खालिदा जिया भी हमेशा भारत के विरोध में थी और अब इसका बेटा तारिक रहमान यहाँ पर आ गया है। मतलब इस तरफ से पाकिस्तान हमको परेशान कर रहा है, इस तरफ से बांग्लादेश परेशान करेगा। बल्कि ये जो तारिक रहमान है ये हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में रहा है और इस बार भी इसने कहा है कि हम भारत के विरोध में जाए ना जाए, पाकिस्तान का सपोर्ट हम हमेशा करते रहेंगे। और दूसरा, चाइना ने जो अब तक जिस प्रकार के प्रोजेक्ट यहाँ पर चला रखे हैं वो प्रोजेक्ट भी आगे चलते रहेंगे। म्यांमार के जरिए से हो चाहे बांग्लादेश के जरिए से हो, जो भी प्रोजेक्ट अभी तक चलते रहे, जो भी डील हुई है वो सब अब तक कायम रहेगी, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। मतलब भारत विरोधी नैरेटिव जो है इनका पूरी तरीके से एक्टिव है, उसमें कोई कोताही हम नहीं बरत सकते और ना उसे हम ऐसा भूल सकते हैं कि वो थोड़ा पलट जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा। इंसान की फितरत जैसी होती है वो वैसा ही दिखता है। अब आप यहाँ पर देखिए तारिक रहमान ने क्या क्या वादे किए थे जनता को, आप जरा यहाँ पर देखिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ 2 टर्म 10 साल की लिमिट होनी चाहिए, जैसा राष्ट्रपति का कानून है ना अमेरिका के अंदर के 2 ही टर्म में आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा रूल इसने बनाया। उपराष्ट्रपति पद का बनाने की बात करी है, लोगों की सरकार के लिए संविधान बदलने की बात करी है, भ्रष्टाचार को लेकर इसने चर्चा करी है, बदले की राजनीति का अंत करेंगे कि भाई किसी भी देश के साथ में हम बदला ले रहे थे, यानी कि सीधे तरीके से पाकिस्तान के लिए कहा है। अब तक बांग्लादेश के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए। 1971 में जो नरसंहार किया था, बांग्लादेश की महिलाओं के साथ में जो रेप किया था, दुष्कर्म किया था, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बोल रहे हैं कि बदले की भावना में हम नहीं जाएंगे, बांग्लादेश भूलने के लिए रेडी है मतलब उस बात को। दूसरा, किसान के लोन माफ कर देंगे, युवाओं के लिए 20 लाख प्लस नौकरी निकलने वाली है। कपड़ा इंडस्ट्री के अलावा इकोनॉमी विविधता, यानी कि केवल इनके पास जो इंडस्ट्री चलती है वो कपास कपड़े से, टेक्सटाइल से रिलेटेड, क्योंकि दूसरा बड़ा निर्यातक है ये। तो अब ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा और भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, महिलाओं को फ्री में शिक्षा भी हम यहाँ पर देंगे और इनके लिए जो हिंसा होती है उसके लिए भी अच्छी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के साथ में मेल मिलाप जारी रखेंगे, इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है। बराबरी और आपसी सम्मान पर आधारित भारत के साथ रिश्तों को रिसेट करने की कोशिश करेंगे। चीन और भारत के साथ में रिश्तों में बैलेंस बनाने की भी कोशिश करेंगे और आसियान और सार्क में फिर से ये अपना जमावड़ा और अपनी स्थिति को फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया। बाकी आज जो मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रपति के टाइम में इन्होंने क्या किया, इनकी माँ प्रधानमंत्री थी तब इसने क्या किया, और इसको जब यहाँ पर आरोप लगे थे कई प्रकार के कि भ्रष्टाचार में ये लिप्त है, खालिदा जिया की जब सरकार गिर गई तो बाद में इसको यहाँ से भगा दिया गया था। खालिदा जिया ने ही भगाया और जब इसको भगा दिया गया तो ये लंदन रह रहा था। और अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कुछ महीने पहले जितने भी दाग इसके ऊपर लगे हुए हैं कि आतंकवादी का ठप्पा ये भी हट गया, भ्रष्टाचार का आरोप ये भी हट गया, सब कुछ इससे हटा दिया, तभी तो ये बांग्लादेश के अंदर फिर से एंट्री कर पाया है।
बाकी आप क्या सोचते हैं इस जनाब को लेकर जरूर से आप लिखिएगा। क्या भारत में कोई उथल पुथल कराने की ये कोशिश करेगा? आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाकर आपको टैप करना है, नाम लिखना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालने के बाद जो ओटीपी आएगा वो, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।